Hello, dear students. Welcome back, beta. So this is our part third of अगस्त मंथ करंट अफेयर सीरीज। तो जिस भी बच्चे ने अभी ऑलरेडी दो पार्ट आ चुके हैं वो नहीं देखे हैं, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर हम कुछ दो तीन टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है दैट इज़ आपका इकोनॉमी रिलेटेड। तो फर्स्ट न्यूज़ में क्या था इकोनॉमिक रिलेटेड टॉपिक, तो दैट इज़ कि एपेडा जो है इसने रिसेंटली क्या करा है, आपका इंडिया का फर्स्ट रेडी टू ड्रिंक एक फिग जूस है, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट करा है कहाँ पे, पोलैंड के लिए। सो न्यूज़ में है एपेडा। एपेडा क्या है, दैट इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पहले तो फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है। तो पहली बार क्या हुआ है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है रिसेंटली फैसिलिटेटेड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट रेडी टू ड्रिंक फिग जूस। तो किसका, अंजीर, आपने देखा होगा हमारे पहाड़ी में फेड्डू बोलते हैं इसको, आप लोगों के क्या बोलते होंगे मुझे बताना। बट अंजीर सेम मतलब फैमिली का है वो, अंजीर और फेड्डू वो सेम फैमिली है ना। तो अंजीर जिसको फिग कहा जाता है बेटा, इसका फर्स्ट रेडी टू ड्रिंक जूस जो है उसको एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। अच्छा, जो फिग है उसको जीआई टैग भी मिला है किसी पर्टिकुलर स्टेट की पर्टिकुलर जगह के फिग को, वो भी हम देखेंगे। तो पोलैंड को भेजा है, पहले तो इतना याद रख लेना। तो यही बोल रहा है आपका टॉपिक कि फर्स्ट जीआई टैग्ड फिग जूस एक्सपोर्टेड टू पोलैंड, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में कि जो आपका फिग है ये कहाँ का इम्पोर्टेंट जो है आपका जीआई टैग बेस्ड प्रोडक्ट है, फिग जूस, ठीक है। तो कहाँ का है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है पुरंदर्स फिग। तो पुरंदर दैट इज़ इन महाराष्ट्र। तो पुरंदर जो तालुका है वो आपको बेटा देखने को मिलता है पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में। तो यहाँ का जो फिग है ये बहुत ही फेमस है, बहुत स्वीट होता है, कुछ स्पेशलिटी है। तो इसी को जो है इसके जूस बना के जो है भेजा गया है पोलैंड को। सो पोलैंड को देख लो एक बार, पोलैंड का कैपिटल देख लो दैट इज़ वॉर्सवा। तो ये कहाँ पे है, किसके साथ बॉर्डर्ड है, तो आप देखोगे बाल्टिक सी के साथ भी जो है बॉर्डर शेयर करता है पोलैंड। कंट्रीज़ अगर आप देखो तो वेस्ट में हमारे पास देखने को मिल रहा है जर्मनी, देन साउथ वेस्ट की तरफ आप देखोगे तो है चेक रिपब्लिक, साउथ में है हमारे पास स्लोवाकिया, एंड आप देखोगे तो ईस्टर्न साइड में है यूक्रेन, और साउथ ईस्ट में भी थोड़ा सा लग रहा है, तो साउथ ईस्ट और ईस्टर्न साइड यूक्रेन, एंड ईस्ट में आपके पास है बेलारूस, देन है ये लिथुआनिया, लिथुआनिया के साथ कुछ टेरिटरी ऑफ रशिया। सो 1 2 3 4 5 6 और रशिया का ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे 7। तो ये लगते हैं पोलैंड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। ओके, दैट्स इट। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहे हैं, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो अभी न्यूज़ में था कहाँ का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, तो देखो आप, मध्य प्रदेश हैज़ कमीशन लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश के अंदर लगाया गया है, सोलर सोलर जो आपका ये प्रोजेक्ट है, और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है जो कि जनरेट करने वाला है 90 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कहाँ पे है ये, कौन सी जगह पे है, तो बोलता है एट ओमकारेश्वर। कहाँ पे है बेटा, ओमकारेश्वर के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये लगाया गया है प्लांट। अच्छा, अब ओमकारेश्वर जो डैम है उस पर ये आपका फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, दैट इज़ SJVNL। तो याद रखना SJVNL ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा ये लगाया जा रहा है। अच्छा, इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ फैक्ट्स आपको देखने हैं कि ये जो ग्रीन एनर्जी का जो इनिशिएटिव जो चल रहा है, तो ये किस तरह से और गोल क्या है हमारे गवर्नमेंट के जिसके लिए किया जा रहा है ये सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन जो है 2070 तक गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है, उसको अचीव करने में ये हेल्प करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट कब तक का है, दैट इज़ 2070। तो ठीक है, 2030 में रखना है, 2070 जो है वो याद रखना। अच्छा, एक और चीज़ अब यहाँ पे देखो, कुछ और एम्बिशंस हैं, जैसे कि गोल है इंक्लूड करना है अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। तो दैट मीन्स बेटा जितनी भी हम एनर्जी जो यूज़ कर रहे हैं उस टोटल एनर्जी में 50% जो एनर्जी, मतलब आप
चलो ये तो दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि 50% जो आपका एनर्जी है वो आपको यूज़ करना है रीन्यूएबल। अब इसमें भी ये क्या बोल रहा है कि अचीव करना है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को। तो 2030 तक ये दो पहले तो एम है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को हमने क्या करना है, अचीव करना है, मतलब प्रोड्यूस करना है। और 50% जो है कंट्री का जो टोटल एनर्जी जो यूज़ होता है उसमें रीन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि 2070 तक नेट ज़ीरो को जो है वो हमें अचीव करना है। नेट ज़ीरो का मतलब क्या होता है बेटा? नेट ज़ीरो जो है वो ऐसा नहीं है कि ज़ीरो हो जाएगा कार्बन एमिशन। नेट ज़ीरो का मतलब है जितना अमाउंट ऑफ कार्बन जो रिलीज़ हो रहा है उतना अमाउंट ऑफ कार्बन को हम क्या कर पा रहे हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट भी कर पा रहे हैं। मतलब उसके लिए कार्बन सेक्विस्ट्रेशन करके आप पढ़ा होगा एनवायरनमेंट के अंदर, है ना, कि जो हम लगाते हैं फॉरेस्ट या किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ जो कार्बन को सिंक कर रहा है, तो कार्बन सिंक भी हमारा उतना ही है जितना हम कार्बन एमिट कर रहे हैं। दैट इज़ नेट जीरो कंडीशन। सो अब एक कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं एनर्जी में कि हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी 2024 अक्टूबर तक का क्या किस तरह का पैटर्न था। पेपर में ऐसा पूछ सकता है कौन सा रीन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टोटल अमाउंट ऑफ जो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में। तो सबसे पहले आप देखो कि सोलर पावर जो है वो 45% राउंड अबाउट एनर्जी टोटल रीन्यूएबल एनर्जी का देती है। सोलर पावर 45%। आफ्टर सोलर पावर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे है विंड एनर्जी 23.5 एंड हाइड्रो एनर्जी 23.3। तो विंड एनर्जी 23.5 है, हाइड्रो 23.3 है। उसके बाद आज आप आ जाओ बायो जो पावर है, बायोफ्यूल्स होते हैं उसके ऊपर, दैट इज़ 11.32 गीगावाट और 5.6%। देन आता है स्मॉल हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं 22.5%। तो जस्ट ये आप ध्यान देना कितना कितना परसेंट जो है रीन्यूएबल एनर्जी किसका है। अच्छा, रीन्यूएबल एनर्जी के बाद टोटल अगर हम एनर्जी देखें, मतलब जहाँ से भी आपके पास एनर्जी सोर्स जो है, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप बेटा टोटल एनर्जी देखोगे जो भी एनर्जी सोर्स है उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि कौन सा पार्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी हम टोटलिटी में देख रहे हैं, नॉट ओनली रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। तो टोटल में हम देखेंगे कि यहाँ पे कोल जो है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है 48.27%। कोल के बाद आप सेकंड देखो तो आपको देखने को मिलेगा विंड एनर्जी जो है दैट इज़ 10.47%। फिर आता है हाइड्रो पावर जो जनरेशन होता है एनर्जी, दैट इज़ 10.41%। उसके बाद आप हाइड्रो पावर हो गया, कोल हो गया, विंड हो गया, इन दोनों से ज़्यादा बेटा सोलर है, दैट इज़ 19.84%। ठीक है, तो कोल के बाद सोलर आ जाएगा, सोलर के बाद विंड आ जाएगा, विंड के बाद आ जाएगा हाइड्रो, हाइड्रो के बाद आता है ऑयल एंड गैस, दैट इज़ 5.64। ऑयल एंड गैस के बाद आप देखोगे कि बायो पावर्स, फिर जाके है न्यूक्लियर एनर्जी, फिर है स्मॉल हाइड्रो पावर। तो ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इंडिया रिटेन्स 8th पोजीशन इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2023। तो अभी जो है रिपोर्ट आई है ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की, जिसमें इंडिया ने जो है 8th पोजीशन जो है ग्लोबली जो है रिटेन करा है। इंडिया रिमेन वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 2023 के अंदर 23 की रिपोर्ट आई है ये। इंडिया कितने नंबर पे रहा है? 8वें नंबर पे रहा है। और कितना इसने एक्सपोर्ट करा है? दैट इज़ 51 जो आपका बिलियन डॉलर है 2023 के अंदर, जो कि 22 का अगर कंपैरिजन करें तो कम है। 22 में 55 बिलियन डॉलर था, लेकिन सारे ही कंट्री का एक्सपोर्ट कम हुआ है एग्रीकल्चरल। तो इंडिया में कम हुआ है बेशक, पर 8th पोजीशन पे है। तो अगर हम टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कंट्री की बात करें तो ब्राज़ील जो है, देन यूरोपियन यूनियन कंबाइंड और थाईलैंड, ये टॉप कुछ एक्सपोर्ट जो करते हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज टॉप में है। टॉप 10 एक्सपोर्ट जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, 10 जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आपकी कंट्रीज़ हैं बेटा, तो उसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनका टोटल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का 71.9%, लगभग 72% ये 10 कंट्रियाँ ही एक्सपोर्ट करती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। ये भी एक फैक्ट है, याद रख लेना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका तीसरा, कौन सा नंबर? 5th हाइड्रो पावर स्टेशन। तो अभी आप देखोगे ये न्यूज़ में था
तीस्ता आपका फिफ्थ, मतलब ये 1 2 3 स्टेजेस होते हैं अलग अलग, तीस्ता फिफ्थ स्टेज होगा ये। दैट इज़ आपका ये हाइड्रो पावर स्टेशन है, न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? बोलते हैं अ सीवियर लैंडस्लाइड इन सिक्किम हैज़ डिस्ट्रॉयड द तीस्ता फिफ्थ, जो आपका था हाइड्रो पावर। तो क्या है कि तीस्ता जो हाइड्रो पावर है ये कहाँ बन रहा है, तीस्ता रिवर कहाँ है, सिक्किम से निकल के आ रही है ना। एंड मुझे बताना बेटा तीस्ता किसका ट्रिब्यूटरी है, गंगा या ब्रह्मपुत्र का, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। देन यहाँ पे अबाउट तीस्ता फिफ्थ हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, लोकेशन जो है दैट इज़ मंगान डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। रिवर है तीस्ता रिवर, नाम से पता चल रहा है। 510 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है और एनएचपीसी इसको पावर मतलब जनरेट कर रहा है यहाँ पे पावर, ठीक है। ऑन जो कर रहा है दैट इज एनएचपीसी, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ओके दैट्स इट। सो नेक्स्ट, ये ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक। वैसे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि रिवर की ट्रिब्यूटरीज, खासकर तीस्ता रिवर इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, पर अभी न्यूज़ में था तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो कि तीस्ता की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये सब हैं। जहाँ जहाँ ये छू 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 करके लिखा है सब ये ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, है ना, तीस्ता की। तो ऐसे याद रख लेना। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे राइट बैंक भी है तो ये भी देख लेना। ओके नेक्स्ट क्या है, प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम, पीएमएस मोबाइल ऐप। तो रिसेंटली अभी अभी आप देखोगे फूड एंड आपका कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने लॉन्च करा है फोर्थ जनरेशन का प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम, पीएमएस मोबाइल ऐप। प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम जो ऐप है, पीएमएस जो है, उससे बेटा आप क्या कर सकते हो, प्राइस को चेक कर सकते हो कि प्राइस कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये यूज़ होगा, बस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये याद रख लेना कि पीएमएस जो है ये क्या है। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक आज का है हमारा आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। तो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी तो वो देख लेते हैं, ठीक है। इधर रखते हैं इसको। ओके तो क्या बोल रहा है जी, शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह जी का जो आप मनाते हो ये मार्टरडम डे, दैट इज़ 31 जुलाई, ठीक है। तो शहीदी दिवस 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह का मनाया जाता है, तो यही था। तो आपको याद रखना है थोड़ा इनके बारे में कुछ। वैसे तो हर साल होता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़। जो हर साल रेगुलर हो रही है चीज़ें वो तब इंपॉर्टेंट होती है बेटा कि अगर उसका 50 साल पूरे हुए या 100 साल, 25 साल, या कुछ उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ न्यूज़ में थी तो इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो जो रेगुलर हर साल बेसिस पे जो डेज आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन याद ही रखना होता है, बट फिर भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। मैं हिस्ट्री के कुछ आपको इनके फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे कि ही फॉर्म आज़ाद पार्टी इन शिकागो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकागो में आज़ाद पार्टी इन्होंने बनाई थी ड्यूरिंग गदर पार्टी मूवमेंट, है ना। 1913 के टाइम पीरियड में गदर पार्टी जो मूवमेंट चल रहा था उसके अंदर आज़ाद पार्टी उन्होंने शिकागो में बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपने सुना होगा जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग मैसेकर जिस गवर्नर ने ऑर्डर किया था पंजाब के, है ना, कमांड जो आपका पुलिस जो वो हेड था उसको, लेकिन गवर्नर जो था वो भी डायर ही था, ओ डायर था। एक आर डायर है जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। जो गवर्नर थे उनका नाम था माइकल ओडायर। तो ये जो माइकल ओडायर है ये यहाँ पे क्या थे, एलजी थे इस टाइम पंजाब के। इन्होंने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का। तो आप देखोगे कि 13 मार्च 1940 अपने बर्थडे वाले दिन, मतलब 13 मार्च 1940 के दिन क्या करते हैं, ये जाके इनको गोली मार देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि उधम सिंह को इस वजह से क्या हो जाती है, फांसी की सज़ा हो जाती है। और उधम सिंह को फांसी होती है जुलाई 31 1940 में। तो 13 मार्च 1940 को ये ओ डायर जो है इसको गोली मार देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं लंदन में जाके ही। और वहाँ पर फिर इनको लंदन के अंदर ही क्या होता है, 31 जुलाई 1940 को फांसी होती है, ठीक है। तो ये याद रख लेना थोड़ा। देन क्विट इंडिया मूवमेंट भी न्यूज़ में था, बिकॉज 8 अगस्त डेट जो है अगस्त मंथ में आता है। एंड 8 अगस्त वॉज द डे जब
लॉन्च किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑफिशियली। ठीक है, इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, अगस्त क्रांति डे। अगस्त में हुआ था क्योंकि अनाउंस, तो अगस्त क्रांति हुआ था। जिस ग्राउंड में हुआ था उसको अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट समझा देता हूँ, हिस्ट्री का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी AICC ने क्या हुआ था, अनाउंस करा था आपका किसको, क्विट इंडिया मूवमेंट को। बॉम्बे सेशन था AICC का, जिसके अंदर महात्मा गांधी ने डिमांड किया था कि ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रिटिशर के साथ चल रही थी डील्स वो एंड हो गई थी। लाइक क्रिप्स मिशन ख़त्म हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, फेल हो गया था। हम डिमांड जो कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ रिफॉर्म की, हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी जो इंडिया चाहता था और हमारे लीडर्स जो चाहते थे। सिमिलर टाइम पे एक आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा होता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, महात्मा गांधी के जो अनुयायी हैं, कुछ फॉलोअर्स थे, उन्होंने चला रखा था। तो वो भी कुछ इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट नहीं डाल पा रही थी चीज़ें, इसीलिए एक मास स्केल पे जो है आपका ये क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, गांधी जी ने इसको ऑफिशियली जो है अनाउंस किया था। मई 1942 में गांधी जी ने ड्राफ्ट जो है बना दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट का, लेकिन बाद में 8 अगस्त के दिन इसको 1942 में ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी ने पास किया, और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो ग्वालियर टैंक जो है आपका बॉम्बे में, ठीक है, ग्वालियर आपका ग्वालियर टैंक मैदान, जिसको अगस्त क्रांति मैदान भी बाद में कहा गया, तो वहाँ से उसको लॉन्च किया गया। इसी टाइम पीरियड पे एक बहुत फेमस जो है कोट आता है, दैट इज़ आपका क्या, वो था आपका डू और डाई। ये डू और डाई का जो कोट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द स्लोगन एक हो गया क्विट, डू एंड डाई तो महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो, है ना। जो स्लोगन था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, जो स्लोगन था दैट वाज कॉइन्ड बाय यूसुफ मेहर अली। तो ये जो यूसुफ है मेहर अली, तो इन्होंने ये टर्म दिया था क्विट इंडिया, देन गांधी जी ने इसको पॉपुलर किया था। तो याद रखना यूसुफ मेहर अली। और यूसुफ मेहर अली का एक और भी स्लोगन है, दैट इज साइमन गो बैक। ये हमेशा किसी को वापस भगाने को ही देते थे यूसुफ मेहर अली। तो इन्होंने साइमन गो बैक वाला, साइमन कमीशन के विरुद्ध जो चल रहा था 1928 के टाइम पीरियड में विरोध, तो वो गो बैक साइमन भी इन्होंने ही दिया था मेहर अली ने, और क्विट इंडिया भी इन्होंने ही दिया था मेहर अली ने। याद रखना, गांधी जी ने नहीं दिया है। ठीक है, डू एंड डाई गांधी जी ने दिया था। इस टाइम पे एक लेडी थे बहुत ही फेमस, जिनका नाम था अरुणा आसिफ अली। तो अरुणा आसिफ अली ने जो है झंडा उठाया था, लीड किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। ठीक है, नेशनल फ्लैग जो है उन्होंने इस दौरान आपका वो उठाया था। कहाँ पे, दैट वाज आपका ग्वालियर टैंक मैदान में। तो ग्वालियर टैंक मैदान में नेशनल फ्लैग जो है इन्होंने फहराया और लीड करा एक तरह से मूवमेंट को अरुणा आसिफ अली ने। अरुणा आसिफ अली को माना जाता है, जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी। ठीक है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है कमेंट बॉक्स में बताना, बट ग्रैंड ओल्ड लेडी बोलते थे अरुणा आसिफ अली को। ठीक है, देन जैसे ही 8 तारीख को अनाउंस होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिशर जो है बहुत ही ब्रूटली सप्रेस कर देते हैं मूवमेंट को। अगले ही दिन बड़े बड़े लीडर्स जो हैं ये सारे के सारे जो है जेल में चले गए थे। इन दौरान कुछ ऐसे लीडर थे जो क्विट इंडिया मूवमेंट का साथ नहीं दे रहे थे, जिनमें से एक बहुत फेमस थे सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जो है उन्होंने रिजेक्ट करा था गांधी जी के इस आइडिया को। तो ये भी याद रख लेना। तो बहुत सारे और भी फैक्ट्स हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, ओके, यस, कुछ और देख लो क्या हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में। बेटा आप देखते हो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो कुछ मैं बस जस्ट आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि रिवीजन हो जाए कुछ कुछ टॉपिक का जो करंट में भी आ रखा है, हिस्ट्री का थोड़ा रिवीजन हो जाए। मतलब यहाँ पे आप देखते हो बेटा कि कुछ गवर्नमेंट्स बन रही थी लोकल लेवल पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ऑलरेडी था, लेकिन लोकल लेवल पे लोगों ने जो है अपनी सरकारें बनाना शुरू कर दी। पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम बोला जाता है इसको हिस्ट्री में। तो साथ ही साथ में कुछ समानांतर जो है सरकारें बनाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से और हम अपनी गवर्नमेंट जो है वो बना दी और उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो ऐसी पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम 4 जगह बहुत इंपॉर्टेंट पैरेलल गवर्नमेंट्स बने थे। कौन कौन सी जगह ये पता होना चाहिए। एक है आपका बलिया, उत्तर प्रदेश, बलिया में बनी थी। और तमलूक, और यहाँ पे बोलते हैं मिदनापुर, बंगाल के अंदर मिदनापुर या तमलूक में पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम बना था। सतारा के अंदर महाराष्ट्र में पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम बना था। तालचेर ओडिशा में पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम बना था। याद रखना, ओडिशा, महाराष्ट्र और आपका बंगाल और उत्तर प्रदेश कौन कौन सी जगह हैं ये पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज आपका सतारा। सतारा के अंदर पैरेलल गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र के अंदर बना था उसका नाम था आपका पटरी
सरकार। तो ये जो आपका पाटरी सरकार है, PATRI सरकार जो है, ये पैरेलल गवर्नमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में कहाँ का है, याद रखना, सतारा महाराष्ट्र में बना था। ऐसे पूछा जा सकता है। ओके, दैट्स इट। तो ये था बेटा हमारा हिस्ट्री वाला, आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास न्यूज़ में है जिंक एयर बैटरीज। अभी क्या हुआ है कि CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने डेवलप किया है बैटरीज कुछ, जो क्या है, जो काम करेंगी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे, सब जीरो टेम्परेचर पे जो है वो वर्क कर सकती हैं बैटरीज। उनका नाम है जिंक एयर बैटरीज। अच्छा, ये जिंक एयर बैटरी क्या है? किसी भी बैटरी के अंदर दो तरह के आपको देखने को मिलते हैं ऑपोजिट पोल। एक होता है पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब आपने पढ़ा होगा, आपने ये कैथोड एनोड, है ना। कैथोड जो है क्या होता है, कैप्सन करके पढ़ा है। कैथोड एनोड पढ़ा होगा बेटा। तो AN कैप्सन, AN मतलब नेगेटिव, एनोड नेगेटिव, कैप्सन ये CP से आता है। तो कैथोड पॉजिटिव, ऐसे कुछ पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा साइंस में पढ़ते हो, तो चलो याद रखो कि एनोड जो है, ठीक है, तो वो जिंक का बना है। देन यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, कैथोड है। कैथोड में जो रॉड लगा है कार्बन का, लेकिन वो कार्बन रॉड क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका एक्सट्रैक्ट कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है। ऑक्सीजन जो है वो एक तरह से काम कर रही है दूसरे टर्मिनल का, ठीक है। तो एनोड जो है वो जिंक का है, कैथोड जो है वो एक तरह से ऑक्सीजन का है। तो इसमें जो है ये ऑक्सीजन यूज़ किया जा रहा है एज अ कैथोड। इसीलिए ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, ये जो बैटरी है ये जिंक और एयर बैटरी है। ये एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, लाइट वेटेड होगी, ऐसे कुछ यूज़ हैं। बस आप सिंपल से याद रख लो कि यहाँ पे जिंक एयर बैटरी में ये जो एयर है वो किसके साथ रिलेट हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है। एज अ क्या मतलब कैथोड है या एनोड है, ये याद रखना है। देन नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक जो है वो आपके पास है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज़ दिस ट्राइबो इलेक्ट्रिक? ट्राइबो इलेक्ट्रिक जो आपका टेक्नोलॉजी है वो कुछ ऐसा है, जैसे आप देखते होंगे, आप कभी कपड़े फेरने जाते हो ग्रिल्स पे और कपड़े उठाते हो ऐसे खींच के, और एकदम कहीं हाथ लगाते हो तो ऐसे करंट सा मारता है, वो चार्ज आ जाता है बॉडी में। या फिर कंघी कर रहे हो, देन वो चिपक रहा है किसी चीज़ के साथ। तो ये जो आपका फ्रिक्शन की वजह से बॉडी में जो चार्ज जनरेट होता है, दैट इज़ ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है। इसी तरह से मिलिट्री पर्सन्स के लिए IIT इंदौर ने डेवलप किए हैं कुछ फुटवेयर्स, जूते जो हैं ऐसे डेवलप किए हैं IIT इंदौर ने कि जो ये मिलिट्री जो आपके पर्सन्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह से करंट जनरेट करेंगे, जिससे कि हेल्प होगा कि जो उनके साथ जो बैटरीज चार्ज हो सकती हैं, उनके पास जो GPS वगैरह होता है सिस्टम, वो चार्ज होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से जो ये मैकेनिज्म है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर का, ये क्या करेगा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कि आर्मी कहीं मिशन पे है, कहीं चल रही है, मतलब हमेशा वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, फिजिकली वॉक कर रहे हैं, उससे वो क्या होगा, चार्ज होता रहेगा वो जूते के अंदर। ऐसा सिस्टम बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो बस आप ये याद रख लो ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी वाले जो शूज़ हैं, ये फुटवेयर जो हैं इंडियन आर्मी के लिए किसने बनाए हैं, IIT इंदौर ने बनाए। बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। ओके, देन नेक्स्ट साइनाइड सेंसर। अभी रिसेंटली जो है केरला के अंदर केरला यूनिवर्सिटी ने जो है ऐसा ये सेंसर जो है वो डेवलप करे हैं, जो क्या करेगा, जो साइनाइड है उसको डिटेक्ट करेगा अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है जो होना चाहिए उससे, किसी भी वाटर के अंदर या फूड प्रोडक्ट के अंदर। साइनाइड इज़ वेरी हार्मफुल, है ना, बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। मतलब इससे जान जा सकती है अगर इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया जाए, तो ये बहुत टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पर ये साइनाइड सेंसर को जो है बनाया गया है केरला यूनिवर्सिटी के द्वारा। साइनाइड के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखो बेटा कि जो ये साइनाइड है दैट इज़ एन आपका इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको पता होगा तो बताना कमेंट में डिफरेंस क्या होता है। इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है दैट कंटेन C ट्रिपल बॉन्ड N। मतलब हमारे पास यहाँ कार्बन जो है वो
ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या है, कनेक्ट है विद नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे मेनली एक आपको एनाइन देखने को मिलेगा, है ना, नेगेटिव चार्ज जो है आपका देखने को मिलता है, जो पॉइजनस होता है, जिसको बोलते हैं साइनाइड एनाइन। दिस साइनाइड एनाइन जो है, नेगेटिव सी ट्रिपल बॉन्ड एन जो है, दैट इज एक्सट्रीमली पॉइजनस। ये इस साइनाइड में पाया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो है आपका हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि कुछ इतने ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हैं जिसको आपको बोलते हो कि एप्पल इन अ डे टेक्स डॉक्टर अवे, हाँ, तो वो एप्पल के अंदर जो सीड्स होते हैं ना, और या एप्रिकॉट्स जो आप खाते रहते हो, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो एप्रिकॉट के सीड्स, एप्पल के सीड्स, है ना। और जो आलू आप खरीदते हो मार्केट में और उसमें वो लगा होता है, स्प्राउटिंग हुई होती है, मतलब उग रहा होता है वो आलू, और वो स्प्राउटेड जो पोटैटो है, और साथ में बादाम, इसके अंदर भी साइनाइड पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एप्पल के छिलके अगर थोड़ा खा लिए तो कुछ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, इसलिए इन सारी चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सीड की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट एप्पल। सीड जो होते हैं एप्पल के, उनको, है ना, जैसे आप एप्रिकॉट्स खाते हो जिसमें गुठली होती है अंदर, उनकी गुठलियों को भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये जो सेंसर है ये क्या करता है, कलर बेस्ड बताता है, कलर बेस्ड आपका इंडिकेटर है ये, कि इसमें साइनाइड है या नहीं है, ठीक है। तो ये टर्न जो है कलरलेस हो जाता है जब इसमें साइनाइड डिटेक्ट होता है। अगर वो कलर दे रहा है उसमें डिजॉल्व होके वो इंडिकेटर, देन वो साइनाइड नहीं है। और यहाँ पे WHO का अगर हम देखें रिकमेंडेशन, तो वो है कि किसी भी वाटर जो आपका, मतलब वाटर मतलब ड्रिंकिंग जो आपकी चीज़ें हैं, उनके अंदर साइनाइड जो है वो होना चाहिए 0.19 मिलीग्राम पर लीटर से कम। तो दैट मीन 0.19 mg पर लीटर जो है, उससे कम ही होना चाहिए आपका साइनाइड, कोई भी ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो आप यूज़ करो चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्टिकल जो है आपको देखने को मिल रहा है कि केरला रिसर्च डेवलपमेंट ब्रेक थ्रो साइनाइड सेंसर, ऐसे करके। तो ये न्यूज़ में था आर्टिकल, तो इससे ही निकाल के ये हमारे पास न्यूज़ है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आपका रैंकिंग। तो कुछ ज़्यादा नहीं थे ये इस अगस्त मंथ में, इन सारे टॉपिक कुछ कुछ चीज़ें न्यूज़ में थी, इसलिए हम सब कवर कर रहे हैं एक साथ। रैंकिंग के अंदर ये क्या बोल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो है 2024 का भी आया है। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है बेटा, ये आपको देखने को मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है। 9th एडिशन था इसका 2024 के अंदर। यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे जो है IIT मद्रास, बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे, ये कुछ टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन कैटेगरीज 16 है टोटल। अब कितनी कैटेगरीज हैं याद रखना, 2024 में 3 और कैटेगरी ऐड हो गई हैं, पहले 13 थी, अब 16 कैटेगरी में जो है ये अवार्ड मिलता है। इसके अंदर अलग अलग तरह के हैं। ओपन यूनिवर्सिटी, ये 3 नई ऐड हुई हैं, ओपन यूनिवर्सिटी होगी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी, और आपका स्किल यूनिवर्सिटी। तो ये एक्स्ट्रा 3 ऐड हुई हैं, 16 कैटेगरीज में ये अवार्ड मिलता है। तो अगर आप अलग अलग कैटेगरीज के अंदर देखोगे किस कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला। ओवरऑल कैटेगरी में जो IIT मद्रास जो है नंबर 1 पे रहा है। यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलुरु जो है वो नंबर 1 पे रहा है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो भी IIT मद्रास रहा है। मेडिकल कॉलेजेस में एम्स नंबर 1 पे है, PGI चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे रहा है, ठीक है। ये जो रैंकिंग है 2025 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लाया जाता है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो वो बेटा पूरे टोटल जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है मंडी के अंदर, हमारे पास IIT मंडी, तो IIT मंडी जो है वो 72वें नंबर पे रहा है 100 में से टोटल। और यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी है शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये 89th नंबर पे रही है टोटल 100 में से, ठीक है। नेक्स्ट एक न्यूज़ में है, वो है आपका अमूल जो है वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड बना है 2024 के अंदर। तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड 2024 के अंदर बना है अमूल। किसने कहा है, तो बोलता है अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस। ब्रांड फाइनेंस UK बेस्ड जो है एक आपका कंपनी है जो रिपोर्ट रिलीज़ करता है। टाइटल है रिपोर्ट का फूड एंड ड्रिंकिंग 2024। तो फूड एंड ड्रिंकिंग 2024 के अकॉर्डिंग ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अमूल जो है ये नंबर 1 पे है। और ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है इसका, दैट इज़ 91 आउट ऑफ 100। 91 जो है इसका टोटल जो ब्रांड जो एक इंडेक्स ये बनाते हैं, तो उसमें एक रैंकिंग देते हैं 1 2 3 ऐसे करके। तो उसमें स्कोर जो है, दैट इज स्कोर जो है 1 2 3 4 करके, स्कोर इसका 91 है 100 में से, और AAA पॉजिटिव इसकी रेटिंग है। अमूल की अगर बात करें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क क्या है, कोऑपरेटिव
कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी है ये, ठीक है, लार्जेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव कंपनी की बात करें अगर, और एस्टेब्लिश हुआ था अमूल 1946 में। हेडक्वार्टर जो है वो है आपका आनंद गुजरात के अंदर, और मैनेज किया जाता है इसको गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा ये सारे के सारे टॉपिक होते हैं ख़त्म। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट में जो टॉपिक होगा उसके साथ अगस्त मंथ के करंट अफेयर में। प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय।